नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अभी हाल ही में बिहार में एक ऐसी घटना हुई है जिसने दिल्ली के निर्भया कांड की याद ताज़ा करा दी है। कोई इंसान किसी इंसान के साथ इतनी ज्यादती, इतना अत्याचार कैसे कर सकता है, ये सोचकर भी हैरानी होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेगूसराय में एक महिला के साथ उसी के मोहल्ले में रहने वाले 5 से 6 लड़कों ने गैंगरेप किया। लेकिन सिर्फ गैंगरेप तक ये बात सीमित नहीं है। उस महिला को ब्लेड से काटा गया, ब्लेड से उसके सीने पर जख्म किए गए, जांग पे जख्म किए गए, लहूलुहान किया गया, बुरी तरह से मारा पीटा गया। और आखिर में जाते जाते ये जो हैवान थे, इन्होंने उस महिला के प्राइवेट पार्ट में गोली, लकड़ी का टुकड़ा, कंकड़ पत्थर जैसी खतरनाक खुरदरी और सख्त चीजें इंसर्ट कर दी, घुसा दी। आप सोचिए कि कैसे लोग हैं, कैसी इनकी मानसिकता है, कैसी इनकी परवरिश है। ये सारी बातें बहुत ही विचलित करती हैं, हैरान करती हैं। लेकिन घटना का विवरण ऐसा है जिसके बारे में आप लोगों को बताए बगैर इस मामले की गंभीरता को आप लोगों तक पहुंचा पाना शायद संभव नहीं है। इसीलिए मैं इतनी बारीक और माइन्यूट बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाएं यूं ही हो जाती हैं, या फिर इसके पीछे कोई पृष्ठभूमि होती है, कोई कहानी होती है, कोई वजह होती है जो इस तरह की घटनाओं को होने के लिए एक मंच प्रदान करती है, एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बिहार में 5 दरिंदों ने आखिर क्यों एक महिला के साथ इस तरह की ज्यादती की और उनका मनोबल इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। सबसे पहले इस घटनाक्रम के बारे में जानिए। 11 और 12 जून की दरमियानी रात को बेगूसराय के चकिया पुलिस स्टेशन की हद में पड़ने वाले एक गांव में एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है। बाहर उनका वॉशरूम बना हुआ है, ऐसा नहीं कि खुले में शौच के लिए जाना है, बाहर वॉशरूम बना हुआ है और वॉशरूम जाने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। दुर्भाग्य ऐसा कि उसके घर के पास 5 दरिंदे पहले से ही घात लगाए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये दरिंदे सबसे पहले उस महिला को काबू करते हैं, उसके मुंह पर हाथ रखते हैं, उसे जकड़ लेते हैं और जिस कमरे से या अपने घर से जो वो बाहर निकली थी, उसके बाहर से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, बाहर से बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? ताकि उस महिला के परिवार के जो लोग, खासकर पति, बच्चे और दूसरे लोग जो घर के अंदर हैं, वो इस महिला को रेस्क्यू करने के लिए न आ पाए। कितना शैतानी दिमाग, कैसी खतरनाक प्लानिंग, आप सोचिए। उसके बाद 5 लोग मिलकर इस महिला को उठा ले जाते हैं अंधेरे में और उसे बुरी तरह से मारते पीटते हैं। उसी के कपड़े उतार देते हैं, उसकी साड़ी उतार देते हैं और उसकी साड़ी से उसके हाथ पांव बांध देते हैं। यहां तक कि जो अंतः वस्त्र होते हैं, जो आंतरिक कपड़े होते हैं, उन्हें भी उतार देते हैं और उतारकर उसके मुंह में ठूंस देते हैं ताकि वो चीख चिल्ला ना सके। इसके बाद 5 लोग बारी बारी से उसके साथ ज्यादती करने लगते हैं, उसके साथ गैंगरेप करते हैं। ये महिला लगातार विरोध करती है, छटपटाती है, चीखने की कोशिश करती है और महिला जितना विरोध करती है, ये लोग उसे उतना ही टॉर्चर करते हैं। ये इतने हैवान हैं कि इस घटना को अंजाम देने के लिए पहले से तैयारी करके बैठे थे। अपने साथ ब्लेड लेकर आए हुए थे। उस ब्लेड से उन्होंने उस महिला के सीने को काटा। उसी ब्लेड से उन्होंने उस महिला के पेट और निचले हिस्सों में शरीर के जख्म किए, जांघों पर ब्लेड मारे और महिला लहूलुहान होती रही, तड़पती रही। जो फिजिकल अब्यूज और ज्यादती और गैंगरेप जैसी चीज़ हो रही थी, वो तो हो ही रही थी। लगातार महिला विरोध भी कर रही थी, चीख भी रही थी। लेकिन आधी रात को जब लोग गहरी नींद में होते हैं और 5 लोग किसी महिला को, किसी लड़की को काबू करें और मुंह में भी कपड़ा ठूंस दे, तो वो कितना चीख पाई होगी, आप सोचिए। फिर भी वो चीखती रही, प्रतिवाद प्रतिकार करती रही और ये लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करते रहे। जाते जाते इन हैवानों ने उनके प्राइवेट पार्ट में जो मन में आया वो चीज़ें ठूंस दी, इंसर्ट कर दी और फिर उसको वहाँ मरने के लिए छोड़कर फरार हो गए। ये लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद ये महिला मर जाएगी या कुछ अनहोनी इसके साथ हो जाएगी, वो लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन ये महिला लगातार चीखती रही। उनके भागने के बाद किसी तरह से मुंह में जो कपड़ा ठूंसा हुआ था उसको महिला ने बाहर निकाला और वो शोर मचाती रही। उसका जो शोर शराबा है वो सुनकर उसका पति कमरे के अंदर जाग गया था। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलने की उसने कोशिश की, देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। आप सोचिए कि कैसी कैफियत, कैसी बेचैनी उस आदमी की हुई होगी जिसकी पत्नी बाहर चिल्ला रही है, चीख रही है
और अंदर उसका पति सुन रहा है, लेकिन उसको रेस्क्यू करने, उसकी मदद करने बाहर नहीं आ पा रहा है। महिला तो अलग चिल्ला रही थी, पति ने भी घर के अंदर से शोर मचाना शुरू किया, अपने दरवाजे पर ज़ोर से लातें मारी, मोबाइल फ़ोन से पड़ोस में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया और इत्तेफाक से रिश्तेदारों की नींद खुल गई। एक महिला जो इनके रिलेशन में है, वो सबसे पहले इस पीड़ित महिला को रेस्क्यू करने और उसके पति की मदद करने के लिए आई। जिन्होंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा उसे बयान करते हुए वो कांप जाती है। उस महिला ने क्या कहा, आपको वो सुनना चाहिए, मैं आपको वो सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप ये जानिए कि उस महिला ने देखा क्या। उस महिला ने देखा कि उसकी जो रिलेटिव है जिसके साथ गैंगरेप हुआ है, वो महिला बिल्कुल बिना कपड़ों के खुली जगह पर पड़ी हुई है। उसी की साड़ी से उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, उसका पूरा जिस्म लहूलुहान है और चेहरे पर भी चोट के निशान हैं और प्राइवेट पार्ट जो है वो भी बहुत बुरे कंडीशन में है। ये सब कुछ देखने के बाद वो हैरान परेशान, उसने सबसे पहले दरवाज़ा खोला, उसके पति को बाहर निकाला, पति ने अपनी पत्नी को संभाला। और पीड़ा देखिए, तकलीफ़ देखिए। इस कानून व्यवस्था के मुंह पर मेरे ख्याल से ये तमाचा है कि जब इस महिला की ये हालत थी, बिल्कुल नग्न, बिना कपड़ों के, बेबस, पति पत्नी ने अपने छोटे से बेटे को, तकरीबन 10-12 साल उसकी उम्र होगी, कहा कि मोबाइल फ़ोन से मम्मी का वीडियो बनाओ। आप सोचिए क्यों ऐसा किया होगा, क्यों कहा होगा। इसलिए कहा होगा क्योंकि इन्हें पता है कि कल को जब इस केस को लेकर अदालत के दहलीज पर हम पहुंचेंगे, तब शायद हमसे सबूत मांगा जाएगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है हुजूर, मिलॉर्ड, और ये झूठ नहीं है, ये गलत नहीं है। छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को उस हालत में अपने मोबाइल कैमरे पर शूट किया। दरवाजा पीट रहा था न, अंदर से हमारा भसुर लगते हैं, हम उससे छोटे हैं। तो दरवाजा पीट रहा था तो हम सोए हुए थे, तब हमको नींद टूटा। तो हम आए तो हम कहा कि क्यों इतना शोर कर रहा है। तो हम आए तो दरवाजा लगा हुआ था बाहर से, तब आया तो खोले, तब खोल कर तब कहा जे किधर गया खेसरिया की मम्मी। तो हम कहलिए नहीं देखे थे। तब कहलिए खोजो तो, हमारा भसुर बोला जे खोजो तो खोजने लगे तो बाथरूम में मिला। बाथरूम में मिला तो किस अवस्था में यहाँ पे थी आपकी गोतनी? तो मुंह बंधा हुआ था, हाथ उल्टा कर बंधा हुआ था, तो कुछ नहीं था देह शरीर में, कपड़ा उपड़ा नहीं था। ब्लड से चिरा हुआ था छाती, हाथ, जांग, पेट चिरा हुआ था। शरीर में कपड़ा भी नहीं था। वही कपड़ा खोल कर वही कपड़ा से मुंह बना हुआ था और ब्लाउज से दोनों हाथ उल्टा कर बना हुआ था। तब हमसे खींचे तो नहीं हमसे खींचाए, तब उसी का पति तब खींचे, हमको कहा हटिए, तब हम हटे तो अथी खींचा, तो उसी का पति तब यहाँ सुलाए। यहाँ सुला कर तब उसका हम हाथ खोले, हमारा भसुर मुंह खोले उसका। तो उसका 12 साल के बेटा जो है वो फोटो खींचे। फोटो खींच कर तब हम कहा थी, तब सब लोग गिदार के तो सब लोग आए। तो आए तब हमारा बगल में चचेरी गोतनी थे, तो सब कोई आए यहाँ जुटे। तो हमारा चचेरी गोतनी, हमको सास और उसी का पति सब तब ले गए हॉस्पिटल, गए लेकर। हॉस्पिटल जाने के बाद पहले थाना गए, तो थाना क्या कहा, जाइए पहले हॉस्पिटल जाइए, इलाज कराइए पहले, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। वहाँ से डांट करके भगा दिया। चल गए वहाँ से, तब ब्लॉक गए, ब्लॉक से तब 2 सुई मारा। तब कहा जे होश आ जाएगा, जो वहाँ से आप चल जाइए सदर हॉस्पिटल जाइए। तो ऑटो से गए थे, तो ऑटो वहीं हॉस्पिटल में छोड़ दिए ब्लॉक में। वहाँ छोड़कर तब वहाँ से फिर एम्बुलेंस किए, एम्बुलेंस से तब फिर सदर हॉस्पिटल छोड़े। तब वहाँ गए तो 3 बजे पहुँचे बेगूसराय। तो वहाँ सब चीज़ करते उड़ते 3 बज गया था। रात में ही गए थे? 11 हाँ, तारीख? रात में ही गए थे। 11 तारीख छठा महीना में मेरा घर में घुसकर अपराधी, जैसे कि 11:30 बजे रात के हम शौचालय गए तो हम शौचालय में बैठ गए। बैठने के बाद हमने देखे वो 5 अपराधी आकर के मेरा गेट पर बैठ गए। गेट पर बैठने के बाद हमारा वो गेट के बाहर से लगा दिए, हमारा पति के घर में भी बंद कर दिए। हमारा पति को बंद कर दिए। हम जब शौचालय से निकले उस पर हमको नजर पड़ गई। नजर पड़ने के बाद हम लोटा कस के पटक दिए। पटकने के बाद हमको पकड़कर सीना में साट लिए। सीना में साटने के बाद हम शोर नहीं मचा सके। शोर नहीं मचाने के बाद हमको साड़ी खोलकर मुंह बांध दिए।
मुंह बांध कर ब्लाउज फाड़ कर हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद हम केमाड़ी पर 2 लात मारे। 2 लात मारे केमाड़ी पर तो हमारो भी मारे कनपट्टी में मारे। तकरा बाद गोदी करके उठा के अंधेरा में ले गए। अंधेरा में ले गने के बाद हमको बलात्कारी 5 करने लगा डेढ़िया। करने के बाद हम छटपटा रहे थे, रो रहे थे, ब्लेड से काटने लगा। और चटियों से मारते थे, ब्लेडों से मारते थे। छाती में भी ब्लेड मार दिया या जांघ भी ब्लेड मार दिया। मारने के बाद हमको बलात्कारी करके सब चीज करके हमको फिर बाथरूम में पकड़ के फेंक दिया। फेंकने के बाद जब हम कहते थे तो हमारा पति जैसे सुने तो ढूंढने लगा हमको। ढूंढने के बाद वो केमाड़ी खोलने लगा तो उसको केमाड़ी नहीं खुलते था, बाहरे से लगा दिए। तो वो हमारा छोटी बहू के मोबाइल पर फोन किए जो हमारा बाहर से केमाड़ी लगा हुआ है, खोलिए। केमाड़ी खोले, हमारा वो छोटी बहू आके केमाड़ी खोले तो वो हमको ढूंढने लगा तो हमारा बाथरूम में मिले तो हमारा दोनों पैर बाथरूम वाला बिल्ली में घुसा दिए थे। घुसा के हमको वही में ममोड़ चमोड़ के छोड़ दिया तो हमारा इकालने के बाद कि हमारा पति इकाले, हमारा बेटा वीडियो बनाए तब थाना फोन किया तो थाना नहीं कुछ बोले। थाना बोले हॉस्पिटल की तो लेके जाइए। थाना हॉस्पिटल लेके गए तो हमको वहाँ से सरकारी से ब्लॉक से रेफर कर दिए। रेफर करने के बाद बोले कि जाइए सदर चले जाइए, जो हम नहीं रखेंगे इसको। तो सदर में यहाँ पर आए। एक्सरे हुआ तो क्या एक्सरे हुआ तो उसमें भी बोले कि जो इसको बहुत गंभीर मामला है, जिसको बलात्कार बहुत हुए हैं, इसको देख के रद्द कर दिए हैं। शरीर के अंदर से कुछ निकलना, शरीर के अंदर से भी आज निकले है, राते निकले है 1 गोली, आज दिन में निकले है 1 पत्थर। डॉक्टर निकाले या आपने? डॉक्टर निकाले। कैसे पता चला अंदर में कुछ है? दर्द करते था, बोलते था तो बोल नहीं होते था, दर्द करते रहते था, दिन रात हम पड़ले रहते था। हमारा पति बोले कि कल शाम में जो आप दिन रात सुतले रहता है, खाना नहीं खाते हैं, कोई दिक्कत है? तो हम बोले हमारा दिक्कत है, हमारा बोलने नहीं पाते हैं, दर्द हर घड़ी करते रहता है, अब कितना हम दर्द बर्दाश्त करें। तो हमारा पति बोले अस्पताल लेके जाएंगे, तो आज अस्पताल लेके हमको आए डॉक्टर बताए, मैडम हमको निकाले है, अभी आँख से दिखाए, हमको निकाल कर पत्थर दिखाए, 1 गोली निकले है तो वो देखे 2 चीते। बदमाशी डाल दिया था। हाँ, वो लगता है करोड़ के कुछ हमको थांस दिया है। बदमाश। हाँ, आपके साथ पहले भी घटना हुआ था? एक तैयारी घटना हुआ है 3 महीना पहले। कोई नहीं लगता है गांव के। कौन है, क्या नाम है? उसको रामू नाम है, एगो के सूरज नाम है, एगो टोकन नाम है, टोकन बोलते वक्त चंदन नाम है। इसके बाद आस पड़ोस के लोग भी मदद के लिए आए, कपड़े दिए गए, किसी तरह से थोड़ी सी राहत पहुंचाई गई और रात को ही उस महिला को लेकर ये सबसे पहले पहुंचे पुलिस स्टेशन चकिया पुलिस स्टेशन में इनके लिए और रुसवाई और तकलीफ इंतज़ार कर रही थी। पुलिस वालों ने ये कहा कि इलाज के लिए अस्पताल जाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संवेदनहीनता की हद देखिए कि ये बात भी ठीक से नहीं बोली, दुत्कार कर बोला और बोला कि जाओ यहाँ से, निकल जाओ, पहले हॉस्पिटल जाओ, बाद में देखेंगे। अब आप सोचिए, कोई तकलीफ में है, तड़प रहा है, इसके बावजूद अगर हॉस्पिटल जाने से पहले वो पुलिस के पास आ रहा है तो उसके मन में कैसी पीड़ा होगी। वो चाहते होंगे, वो लोग, खासकर वो महिला चाहती होगी कि गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें सज़ा दी जाए, फ़ौरन FIR दर्ज हो, पुलिस फ़ौरन एक्शन में आए, पुलिस की जीप निकले, धरपकड़ हो, ऐसी उम्मीद होगी। कहाँ उम्मीद और कहाँ हकीकत। महिला और उसके परिवार वालों को एक तरह से दुत्कार कर भगा दिया। उनके पास कोई विकल्प था नहीं। वो पहले ब्लॉक के हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर मामूली इलाज के बाद उन्हें कहा गया कि आपको और बड़े हॉस्पिटल में जाना है। फिर वो बरौनी के अस्पताल में गए और आखिरकार जो बेगूसराय ज़िले के सदर अस्पताल में वो लोग पहुँचे और वहाँ उनको इलाज के लिए भर्ती किया गया। पेन किलर दिया गया, कुछ ड्रिप्स वगैरह चढ़ाया गया। मेडिकल रिपोर्ट 1 दिन बाद आई। 11 तारीख की ये घटना थी और आपको जानकर हैरानी होगी और दुख होगा कि FIR दर्ज करने में पुलिस को 48 घंटे लग गए।
13 तारीख को FIR दर्ज हुई। आप सोचिए, अपराधी तब तक कहाँ होंगे, फरार हो चुके थे। FIR दर्ज हो गई, मेडिकल रिपोर्ट में गैंग रेप की पुष्टि हो गई और महिला को डॉक्टरों ने घर भेज दिया। पुलिस जो लापरवाही या काहिली पुलिस ने की वो तो की, डॉक्टर बिल्कुल कहते हैं ना कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ मतलब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यहाँ डॉक्टरों की वही हालत थी। डॉक्टरों ने उस महिला को ठीक से एग्जामिन ही नहीं किया और घर भेज दिया। महिला अपने परिवार वालों के साथ घर आ गई, इंतज़ार करती रही कि पुलिस आएगी, कार्रवाई होगी। इधर वो लगातार दर्द से तड़प रही थी। 6-7 दिनों से वो लगातार छटपटा रही थी। उसके प्राइवेट पार्ट में इमेंस पेन, बहुत व्यथा, यंत्रणा हो रही थी। महिला की जब ये तकलीफ देखी नहीं गई उसके पति से, तो उसके पति ने अपने मोहल्ले में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला से संपर्क किया जो महिलाओं को प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ पे मदद किया करती है, जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में कई बार दाई कहते हैं। पता नहीं ये शब्द जो है वो संसदीय है या नहीं, मतलब मेरी जानकारी में नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो वो महिला जो है इनकी मदद के लिए आई और पीड़ित महिला को उसने बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन किया और एग्जामिन करके ये रियलाइज़ किया कि इस महिला के प्राइवेट पार्ट में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडी इंसर्टेड है, घुसी हुई है। उसके बाद उस महिला ने, पीड़ित महिला और उसके परिवार वालों को ये सुझाव दिया कि आप फिर से अस्पताल जाइए और अपनी दोबारा जांच करवाइए। इस बार अस्पताल जाने से पहले ही महिला जब वॉशरूम गई तो खुद जब उसे एहसास हुआ कि मेरे प्राइवेट पार्ट में कोई एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी घुसा हुआ है, तो उसने खुद कोशिश की और वो हैरान रह गई ये देखकर कि उसके हाथों में एक गोली लगी जो उसके शरीर के अंदर से निकली। यानी इन दरिंदों ने 6 दिन पहले उस महिला के शरीर में एक गोली डाली थी, वो गोली जो गन में लगती है, बुलेट। इसके बाद महिला और उसके घर वाले फ़ौरन अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टरों को फिर से सारी बातें बताई गई और जब डॉक्टरों ने वहां इस महिला को री एग्जामिन किया और थॉरोली चेकअप करने के बाद जब वहां के एक्सपर्ट्स ने इस महिला के बॉडी के अंदर एग्जामिन किया तो फिर अंदर से लकड़ी का टुकड़ा और कंकड़ पत्थर जैसी चीज़ें मिली। आप सोचिए, 6 दिनों तक वो महिला इन चीज़ों को अपने शरीर में लिए हुए तड़प रही थी। पुलिस की जांच देखिए और इधर डॉक्टरों के काम करने का तरीका देखिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि आखिर ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसके पीछे कोई पृष्ठभूमि होती होगी, कोई तो ऐसी वजह होती होगी कि ऐसा करने वालों का हौसला बढ़ता है। अब उस वजह की बात, तकरीबन 3 महीने पहले मार्च के महीने में इस महिला के घर में यही दरिंदे घुस आए थे। उस समय तादाद कम थी, मेरे ख्याल से इस बार 5 लोग थे, पिछली बार 3 लोग थे। उन लोगों ने इस महिला के साथ छेड़छाड़, बदसलूकी, मारपीट की, इनकी कीमती चीज़ें, जेवर वगैरह लूट कर चले गए। और तब ये जो पीड़ित पक्ष है, ये चकिया थाने ये लोग पहुंचे थे और तब तत्कालीन SHO ने, थानेदार ने इस परिवार को 5 दिनों तक धुतकारा था, भगाया था, भटकाया था। एक आवेदन तक स्वीकार नहीं कर रहे थे। 5 दिनों के बाद पता नहीं थाना प्रभारी को क्या सूझा, उन्होंने आवेदन स्वीकार कर ली और तब जाकर FIR उस मामले में दर्ज हुआ और दर्ज हुआ छेड़खानी और मारपीट जैसी धाराओं में। कुछ लोगों को तो थाने से ही जमानत दे दी गई। अब ऐसे लोग जो प्रोबेबल रेपिस्ट हैं, जिस अपराध की आहट पुलिस को सबसे पहले सेंस करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से ज़्यादा, पुलिस से बेहतर अपराध और अपराधियों को कौन जानता है, उस पुलिस को यही समझ में नहीं आया कि ये लोग आने वाले दिनों में अगर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ये लोग आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा विभत्स तरीके से पेश आ सकते हैं। और नतीजा वही हुआ। अब जून के महीने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 11 और 12 जून की दरमियानी रात को इन लोगों ने उस महिला को घर के बाहर से घात लगाकर अगवा किया। अगवा करके थोड़ी ही दूर ले गए, बेशक बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेकर गए, कोई हिडन जगह पर नहीं लेकर गए, लेकिन घर के पास ही अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया और ऐसी ज़्यादती की जिसने दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी। निर्भया कांड की याद क्यों दिला दी? क्योंकि आपको याद होगा, निर्भया नाम की उस लड़की के साथ भी दरिंदों ने कुछ ऐसी ही हरकत की थी। उसके प्राइवेट पार्ट में आयरन रॉड और ऐसी ही ख़तरनाक चीज़ें जो है डाल दी थी और उसके साथ तो इतनी ज़्यादती हुई थी कि उस लड़की की मौत ही हो गई। अब वही घटना
इतने सालों के बाद, ऐसा नहीं कि इस बीच इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, इस बीच भी इस तरह की घटनाएं हुई, कानून बदल गया रेप को लेकर, सख्ती हुई, वाद विवाद हुए, जज साहब से लेकर समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा गरीब आदमी, उस तक ने इस पर राय दी कि रेपिस्ट के साथ क्या होना चाहिए, कैसी सख्ती होनी चाहिए। लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। आप देखिए कि फिर से वही घटना बेगूसराय बिहार में हुई और एक महिला को इतनी दर्द, इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा। तो ये थी पूरी कहानी। अभी भी इस मामले में एक भी गुनहगार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब मैं आपके सामने इस प्रोग्राम को पेश करने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 1 हफ्ते हो चुके हैं, उससे ज़्यादा, एक भी लड़का, एक भी आरोपी अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। आप सोचिए क्या एटीट्यूड है पुलिस का, क्या काम करने का तरीका है। अब जब ऐसे शासन प्रशासन काम करेगा तो किसी माँ बहन बेटी की आबरू क्यों नहीं लुटेगी। ऐसा ही होगा अगर पुलिस का ऐसा ढीला ढाला रवैया रहेगा। और उन डॉक्टरों के तो क्या ही कहने, जिन्हें ये पता ही नहीं चला कि मरीज़ के शरीर में क्या मरीज़ की कोई स्कैनिंग, कोई एक्सरे, कुछ भी नहीं होता है क्या, कोई चेकअप ही नहीं करते प्रॉपर तरीके से। सिर्फ यही है कि सलाइन चढ़ा दो और पेन किलर दे दो, यही ट्रीटमेंट होता है। मुझे बड़ी हैरानी है डॉक्टरों पर भी। तो खैर, ये थी पूरी कहानी, विचलित करने वाली, दुख देने वाली। आप लोगों का इस घटनाक्रम पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी है उसमें मैंने आप लोगों को उत्तराखंड के दयारा बुग्याल से गायब हुई बबीता पांडे को सर्च करने को लेकर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सर्चिंग चल रही है, उसके अपडेट्स के बारे में बताया था। और उस पर बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कमेंट किए हैं। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट जो है वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और कुछ सवाल अगर होंगे तो उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। श्यामा प्यारी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर जी से उस लड़की के बारे में पूछा जाना चाहिए, वो बता देंगे। जय हिंद जय भारत इन्होंने लिखा है मान सिंह नेगी ने। और इसके अलावा अभिषेक कूल अभी के नाम से एक आईडी है, भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हो एकदम सुरक्षित हो। बबीता के लिए ये बात कह रहे हैं। MK टर्निंग पॉइंट के नाम से एक आईडी है, सर आई थिंक शी इज़ विथ हिज फ्रेंड। खैर, उनका ये कहना है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ होगी, चली गई होगी। राहुल चंद के नाम से आईडी है, इन्होंने लिखा है कि हाँ ये सत्य है, पर यहाँ देवी देवता भूत पिशाच रहते हैं उत्तराखंड में। कोई माने या ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग आस्तिक हैं। उन्होंने अपने बारे में ऐसा लिखा है। रंजन डी कामले ने भी कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि बबीता को सर्च करने के लिए प्रैक्टिकल और साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए, न कि कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। रतन कुमार सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। लालसा कुमारी, इन्होंने कहा है कि किसी भी वयस्क बच्चे या नॉर्मल इंसान को इतना जागरूक और समझदार होना ही चाहिए कि उसके गुम होने के बाद कम से कम उसके माता पिता परेशान न हो। बिल्कुल, जो लोग कहीं चले जाते हैं, अगर कोई किडनैपिंग हो जाए, किसी के साथ ज़्यादती हो जाए, फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं तो उन्हें कम से कम अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, जो लोग घर में हैं और उससे प्यार करते हैं। आपने बहुत सही बात कही। सुमित कुमार ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, और उन्होंने कहा है कि बट सर आईफोन तो ऑफ हो तो भी ट्रैक हो सकता है एज़ पर एप्पल। पता नहीं दोस्त, मतलब मेरे पास तो आईफोन नहीं है, मेरा मोबाइल फ़ोन भी ख़राब हो गया था। हाल ही में मैंने एक फ़ोन ख़रीदा है, ये एंड्रॉयड है, और मैं एक बार आईफोन यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना कॉम्प्लिकेशन लगा कि मैंने फिर स्विच कर लिया अपने आप को। संदीप कुमार ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। 15 मिनट इन्होंने भी कमेंट किया है, और इनका ये कहना है कि ये जो टॉपिक है इस पर हमारे अलग अलग जो कलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इस पर स्टोरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो ये चीज़ संदीप जी को थोड़ी जो है उकता रही है इनके कमेंट से, मुझे ऐसा लगा। ओवेस सर्वर का कमेंट है, और बबीता बोल के गई थी कि वो अपने फीमेल दोस्त के साथ जा रही है, लेकिन मेल दोस्त के साथ गई थी, वो झूठ बोलकर क्यों गई, ये भी सोचना चाहिए। सोनी शुभम ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जगदीश के चांडीगढ़ जी रेगुलर लिसनर हैं, ये कमेंट करते हैं, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा स्मार्ट बनने का ये नतीजा है, हर माँ बाप को अपनी लड़की पर, अपनी बेटी पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर के नाम से एक आईडी, उन्होंने थम्सअप भेजा है। गुड़िया चौहान का भी कमेंट है, उन्होंने कहा है कि वो साइंस की टीचर है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भी डिनाई नहीं कर सकते, और वो 3 महीने पहले की ही बात है। हमारा एक जानने वाला अपने घोड़े के साथ जंगल चला गया, लेकिन उसका 3 दिन तक पता नहीं चला, और फिर कुछ दिन बाद वो भी ज़्यादा हाइट पर मिला जहां वो बेसुध हालत में था।
इन्होंने भी पहाड़ की ही एक घटनाक्रम के बारे में बताया है। तो इस तरह की बहुत सारी सच्ची घटनाएं, किस्से, कहानियां हमें सोशल मीडिया पर देखने सुनने को मिलती हैं। हर कोई अपने विवेक से फैसला करने के लिए आज़ाद है, सक्षम है, और मेरे हिसाब से आस्था अपनी जगह है। आस्था तो एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन हाँ, आस्था कब अंधविश्वास बन जाए इसे लेकर सोचना, सतर्क रहना और जागरूक रहना भी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।